हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिल के मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि इनका क्या यूज़ है। तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स भी हैं हिल के अंदर, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो अब सपोज हमारे पास कुछ इंटरफेसेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, या हमारे पास कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिनका हमें एक्सेस नहीं है। मतलब ऐसी थर्ड पार्टी क्लासेस हैं हमारे पास जिनको हम लोग सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उनकी क्लास फाइल का हमारे पास एक्सेस नहीं है। तो अभी तक जितनी भी क्लासेस को हमें इंजेक्ट कराना था, तो उनके कंस्ट्रक्टर में हम लोग इस तरीके से @inject एनोटेशन का यूज़ करते थे। सिमिलरली अगर मैं इस लॉगर सर्विस की बात करूं, तो यहाँ पे भी हमने @inject कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर लिया। अब क्योंकि इन क्लास फाइल्स का हमारे पास एक्सेस है, तो हम इनके कंस्ट्रक्टर पे जाके चेंजेस कर सकते हैं। बट अब सपोज हमारे पास कोई थर्ड पार्टी क्लास है जिसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, बस उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो उन क्लासेस के लिए हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू हम उनको इंजेक्ट करा सकें। सिमिलरली अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ, तो आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि भैया जब भी इस इंटरफेस के लिए रिक्वेस्ट आए तो हमारे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए भी सेम बिहेवियर होगा, या फिर कोई ऐसी क्लास है जहाँ पे बिल्डर पैटर्न का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू हम उसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करा सकें। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किन किन जगहों पे हम लोग @inject एनोटेशन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग उसकी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करा सकें। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, जिससे हिल्ट जो है उनको इंजेक्ट करा सके। तो हम हिल्ट को बताएंगे कि भैया इसका अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो इस मॉड्यूल के अंदर जाना, इसके अंदर हमारे पास इंप्लीमेंटेशन पड़ी हुई है, उस इंप्लीमेंटेशन का यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना और उसको इंजेक्ट कर देना। तो ये सिंपल सा फंडा है मॉड्यूल्स का। दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, मॉड्यूल्स जो होते हैं वो आपका एक तरीका प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सको। तो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। तो ये जो हमारी यूज़र रिपोजिटरी वाली क्लास है, इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र को डीबी में स्टोर करा रहे हैं। बट अब सपोज फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आई है कि इसको मुझे फायरबेस में स्टोर कराना है या कोई थर्ड पार्टी सर्विस में स्टोर कराना है। तो इसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इंटरफेस डिफाइन करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंटरफेस डिफाइन करता हूँ यूज़र रिपोजिटरी के नाम से, और इसके अंदर ये सेव यूज़र वाला मेथड डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक इंटरफेस डिफाइन किया है। अब जितनी भी इंप्लीमेंटेशंस होंगी वो इसको इनहेरिट करेंगी। तो यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको सीक्वल में स्टोर कर रहे हैं, तो इसको नाम देते हैं सीक्वल रिपोजिटरी। और अभी के लिए इस लॉगर सर्विस को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और इसको हम लोग इनहेरिट कराएंगे यूज़र रिपोजिटरी से। अब यहाँ पे इस इंटरफेस को इनहेरिट किया, तो यहाँ पे मुझे ओवरराइड कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से हमारी ये क्लास रेडी हो जाएगी। तो अभी के लिए इस लॉगर सर्विस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे log.d का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारी एक इंप्लीमेंटेशन है इस इंटरफेस के लिए। अब हमारे पास मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास डिफाइन करता हूँ जिसमें हम लोग फायरबेस में स्टोर करेंगे, तो इसको नाम देते हैं फायरबेस रिपोजिटरी। सिमिलरली ये भी हमारी यूज़र रिपोजिटरी वाले इंटरफेस को इनहेरिट करेगी, और सिंपली हम लोग इस मेथड को ओवरराइड कर लेंगे यहाँ पे। और अभी के लिए यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, यूज़र सेव्ड इन फायरबेस। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, अब सपोज कोई कहता है मुझे डीबी में स्टोर करना है, तो हम लोग सीक्वल रिपोजिटरी वाली क्लास का यूज़ कर लेंगे। कोई कहता है मुझे फायरबेस में स्टोर करना है, तो हम लोग फायरबेस रिपोजिटरी का यूज़ कर लेंगे। अब सपोज फ्यूचर में कोई और रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे कहीं और स्टोर कराना है, तो सिंपली हम लोग एक नई क्लास डिफाइन करेंगे जो इस इंटरफेस को इनहेरिट करेगी। तो इससे जो हमारा कोड है वो थोड़ा मेंटेनेबल बन जाता है। तो ये जनरली हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं कि एक इंटरफेस डिफाइन कर दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इंप्लीमेंटेशंस होंगी। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो देखते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो ये जो हमारी मेन फ्रेगमेंट वाली क्लास है, यहाँ पे हमने यूज़र रिपोजिटरी का जो ऑब्जेक्ट है उसको इंजेक्ट करवाया हुआ है। अब यूज़र रिपोजिटरी जो हमारा एक इंटरफेस है, तो अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आएगी कि भैया उसे पता नहीं है कि यूज़र रिपोजिटरी का कौन सा ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, आपको सीक्वल रिपोजिटरी चाहिए या फायरबेस रिपोजिटरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ चुकी है मिसिंग बाइंडिंग की, क्योंकि उसे पता नहीं है यूज़र रिपोजिटरी के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब यूज़र रिपोजिटरी जो हमारा एक इंटरफेस है, तो हमें बताना पड़ेगा कि भैया जब भी इस इंटरफेस के लिए रिक्वेस्ट आए तो हमारी ये वाली इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना। तो इस एरर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे हमें @provides एनोटेशन का यूज़ करना है। तो देखते हैं इसको कैसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जो कि हमारा एक सिंपल मॉड्यूल होगा, और इसे नाम देते हैं यूज़र मॉड्यूल। और यहाँ पे मैं इसको एनोटेट करूँगा @module से, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा प्रोवाइड्स यूज़र रिपोजिटरी, और ये जो फंक्शन है हमें रिटर्न करेगा यूज़र रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसमें मैं एनोटेशन लगाऊंगा एक प्रोवाइड्स की। तो जब भी हिल्ट को यूज़र रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग रिटर्न करेंगे फायरबेस रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग एक मॉड्यूल डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं हमारे, वो ये बताते हैं कि किसी भी डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। कोई ऐसी डिपेंडेंसी जिसका आप ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे आप @inject एनोटेशन का यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम लोग मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। तो हिल्ट के केस में हमें मॉड्यूल के साथ एक और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा बिल्ड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार हमारे पास दूसरी एरर आई है कि आपने ये मॉड्यूल तो डिफाइन कर दिया,
बट इस मॉड्यूल के अंदर ये इंस्टॉल इन वाली जो एनोटेशन है वो मिसिंग है। तो देखते हैं इंस्टॉल इन वाली एनोटेशन का क्या मतलब है। तो एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। तो सपोज ये मेरा फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट ने बोला मुझे एक यूज़र रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो हिल ने कहा ठीक है मैं चेक करता हूँ। तो उसने सबसे पहले चेक किया क्या ये जो यूज़र रिपोजिटरी है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल करके क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इस पर @inject एनोटेशन का यूज़ हुआ है। तो अगर इस यूज़र रिपोजिटरी पे @inject लगा होता तो हम लोग डायरेक्टली उसको कॉल कर लेते। बट हमारे केस में जो यूज़र रिपोजिटरी है वो एक इंटरफेस है। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारा कंपोनेंट चेक करता हूँ। अब ये हमारा फ्रेगमेंट है तो वो सबसे पहले चेक करेगा फ्रेगमेंट कंपोनेंट। तो फ्रेगमेंट कंपोनेंट के अंदर वो चेक करेगा क्या हमारे पास कोई तरीका है यूज़र रिपोजिटरी को ऑब्जेक्ट बनाने का। तो अगर उस कंपोनेंट के अंदर कोई तरीका होगा तो वो आपको ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, अदरवाइज वो ऊपर वाले कंपोनेंट्स पे जाएगा। तो ऊपर वाले कंपोनेंट से मेरा मतलब ये है कि वो पहले एक्टिविटी पे जाएगा, एक्टिविटी पे चेक करेगा कोई तरीका है कि नहीं। अगर एक्टिविटी पे भी नहीं मिलता है तो वो सिंगलटन कंपोनेंट पे जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हिल्ट में एक हायरार्की होती है कंपोनेंट्स की जिसको वो फॉलो करता है। तो सबसे पहले वो यहाँ पे चेक करेगा, अगर उसे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो उसी को रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मिलता है तो वो ऊपर जाएगा और एंड में आपके पास सिंगलटन कंपोनेंट होता है जिस पे वो चेक करेगा। तो इस तरीके से इन डिपेंडेंसीज को वो रिजॉल्व करेगा। बट अब बात आती है कि कंपोनेंट क्या है। तो कंपोनेंट को बेसिकली आप एक बैग ऑफ ऑब्जेक्ट्स मान सकते हो जिसमें हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। जो भी हमारे रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो जो भी मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो मैं अपने कंपोनेंट से बोलूँगा कि भैया मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो मुझे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देगा। तो डैगर के केस में क्या हो रहा था कि जितने भी कंपोनेंट्स थे हम लोग खुद से मैनेज कर रहे थे, बट हिल्ट ने क्या किया हमारे को कुछ प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स बना के दे दिए। तो जितनी भी हमारी एंड्रॉइड की कॉमन क्लासेज हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो हमारी एप्लीकेशन क्लास के लिए कंपोनेंट डिफाइन कर दिया जिसको हम लोग सिंगलटन कंपोनेंट कहते हैं। तो इस बैग के अंदर हमारे पास वो वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हमारे एप्लीकेशन लेवल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक ही रखूँ तो उसको मैं सिंगलटन कंपोनेंट के अंदर स्टोर करूँगा। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट है वो हमारी एप्लीकेशन वाइड हो तो उसको मैं सिंगलटन कंपोनेंट के अंदर स्टोर करूँगा। इसी तरीके से हमारे पास ये एक्टिविटी वाला कंपोनेंट है जो हमारी एक्टिविटी लेवल वाली डिपेंडेंसीज होंगी उसको हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे। और ये हमारे पास फ्रेगमेंट के लिए भी एक कंपोनेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट लेवल के कंपोनेंट्स हैं जो हमारे को डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करते हैं। तो जिस भी लेवल की मेरी डिपेंडेंसी होगी उस कंपोनेंट पे मैं जाऊँगा और उसके थ्रू अपना ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लूँगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो सिंपली कंपोनेंट जो है हमारा एक बैग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, आप उससे बोलोगे कि मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट दे दे तो वो आपको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देगा। और ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी है। तो उस रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो जनरली क्या होता है हमारे पास एक एप्लीकेशन क्लास होती है, एप्लीकेशन क्लास के अंदर हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं और इन एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे पास फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंपोनेंट का स्ट्रक्चर होता है। अब मॉड्यूल्स जो होते हैं हमारे ये बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को कैसे क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं मॉड्यूल्स को कंपोनेंट के साथ जोड़ देते हैं कि भैया ये वाला जो मॉड्यूल है मेरा ये सिंगलटन कंपोनेंट के साथ काम करेगा, या ये वाला जो मॉड्यूल है मेरा ये फ्रेगमेंट कंपोनेंट के साथ काम करेगा। क्योंकि वो वाली जो डिपेंडेंसी है उसका एरिया जो है मतलब उसका जो स्कोप है वो फ्रेगमेंट के अंदर ही है। मतलब मैं उसको फ्रेगमेंट के अंदर ही एक्सेस करने वाला हूँ तो मैं उसको फ्रेगमेंट कंपोनेंट के अंदर इंस्टॉल कर दूंगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो मेरा मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा वो हमारा एप्लीकेशन लेवल पे यूज़ होने वाला है तो उसको मैं सिंगलटन कंपोनेंट के अंदर इंस्टॉल करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग इंस्टॉल इन एनोटेशन का यूज़ करते हैं। जिस जगह पे भी आपकी वो डिपेंडेंसी यूज़ होने वाली है उसी जगह पे आप लोग उसको इंस्टॉल कर दोगे। तो इसको कोड के थ्रू भी समझते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे अपने मॉड्यूल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैं एक एनोटेशन का यूज़ करूँगा @install in, और यहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट पास करूँगा। तो ये जो हमारा यूज़र रिपोजिटरी वाला ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग फ्रेगमेंट के अंदर एक्सेस कर रहे हैं अभी, तो इसको हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंट कंपोनेंट के अंदर अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने कंपोनेंट की क्लास पास कर देंगे। तो इस तरीके से ही हमारा काम करेगा। तो दोबारा बिल्ड करते हैं इसको। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ऐप सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं यूज़र सेव्ड इन फायरबेस लिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने फायरबेस रेपोजिटरी का यूज़ किया था। तो इस तरीके से हमारी इंस्टॉल इन एनोटेशन काम करती है। तो अगर मैं इस फ्रेगमेंट कंपोनेंट वाली क्लास के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा एक कंपोनेंट डिफाइंड है और यहाँ पे इसका पेरेंट भी डिफाइंड है एक्टिविटी कंपोनेंट। अगर मैं इस एक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ तो इसका ये जो पेरेंट है एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट है और सिमिलरली इसका जो पेरेंट होगा हमारा सिंगलटन कंपोनेंट है। तो इस तरीके से हमारी ये हायरार्की डिफाइंड है। तो जिस भी लेवल पे हमें डिपेंडेंसी चाहिए होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट डिफाइन करते हैं। तो ये डिपेंडेंसी हमारी फ्रेगमेंट के अंदर यूज़ हो रही थी इसलिए यहाँ पे मैंने फ्रेगमेंट कंपोनेंट का यूज़ किया है। अगर मेरा रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट होता या रूम डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता तो उसको यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता सिंगलटन कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो हमारे एप्लीकेशन लेवल पे इंस्टॉल हो तो यहाँ पे मैं सिंगलटन कंपोनेंट का यूज़ करता। तो इस तरीके से हमारी ये इंस्टॉल इन एनोटेशन काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं। तो अभी हम लोग जो एक्सेस कर रहे हैं ये डिपेंडेंसी ये हम लोग अपने फ्रेगमेंट के अंदर कर रहे हैं। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको अपनी एक्टिविटी के अंदर एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिमिलरली ये वाली कॉल को भी मैं ऐसे कट कर लेता हूँ और इसको अपनी एक्टिविटी के अंदर लिख देते हैं।
और इसको बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ चुकी है मिसिंग बाइंडिंग की। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो हमारा मॉड्यूल है हमने उसको इंस्टॉल किया है फ्रेगमेंट कंपोनेंट के अंदर। अब ये जो हमारा फ्रेगमेंट कंपोनेंट है ये एक्टिविटी कंपोनेंट के नीचे आता है, तो उसको पता नहीं चल पा रहा है कि मेन एक्टिविटी के अंदर ये जो आपने रिक्वेस्ट करी है इसको कैसे सर्व करूँ। तो अगर इसको एक पिक्चर की फॉर्म में देखें तो हमने अपना जो मॉड्यूल इंस्टॉल किया है वो इस एरिया के अंदर किया है, बट उसको एक्सेस कहाँ कर रहे हैं हम लोग? एक्टिविटी के अंदर। इसलिए हमें एरर आ रही है क्योंकि उसे पता नहीं है कि यूज़र रेपोजिटरी को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो देखते हैं इसको कैसे फिक्स करेंगे। अब सपोज इसको चेंज करके यहाँ पे मैं सिंगलटन कंपोनेंट पे बाइंड कर देता हूँ इसको, और इसको दोबारा बिल्ड करते हैं। तो इस केस में ये हमारा बिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो देखते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इस बार जो हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया है वो अपने एप्लीकेशन लेवल पे किया है, मतलब हमने सिंगलटन कंपोनेंट पे इंस्टॉल किया है और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्टिविटी लेवल पे। तो हमने अपनी एक्टिविटी पे बोला कि हमें यूज़र रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसने सबसे पहले एक्टिविटी वाले कंपोनेंट पे चेक किया, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है यूज़र रेपोजिटरी बनाने का? तो उसने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है। तो उसके पेरेंट पे गया, तो इसका पेरेंट कंपोनेंट था एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट। तो उसके पास पूछा उसने, क्या तेरे पास कोई तरीका है यूज़र रेपोजिटरी ऑब्जेक्ट बनाने का? उसने कहा नहीं। तो उसके पेरेंट पे गया, तो उसका पेरेंट था हमारा सिंगलटन कंपोनेंट। तो हमने ये जो मॉड्यूल इंस्टॉल किया था अपना, ये हमने सिंगलटन कंपोनेंट पे किया था। मतलब हमने उसे बता दिया कि इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास कोई तरीका है जिसके थ्रू आप यूज़र रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इसलिए हमारी ये जो एरर है वो रिजॉल्व हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया यूज़र रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो उसने हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर उसको इंजेक्ट करा दिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हमारी ये हायरार्की काम कर रही है। जिस भी क्लास पे आप होंगे उसका कंपोनेंट रेफर किया जाएगा। अगर उस कंपोनेंट पे मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो उसके ऊपर वाले कंपोनेंट्स पे जाके वो चेक करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो एक और चेंज करके देखते हैं। तो इस बार यहाँ पे हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे एक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे मैं दोबारा से इसको फ्रैगमेंट के अंदर ही एक्सेस कर लेता हूँ और अपनी मेन एक्टिविटी से इसको कमेंट कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल किया मैंने एक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे हम लोग एक्सेस करें इसको फ्रैगमेंट के अंदर। तो एक बार इसको बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। तो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो देखते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। तो सेम रीज़न है, ये जो हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया है अपने एक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर किया है। तो हमारे एक्टिविटी कंपोनेंट को पता चल गया कि भैया इस तरीके से यूज़र रेपोजिटरी को ऑब्जेक्ट बनाना है। अब हमने इसको एक्सेस किया फ्रैगमेंट के अंदर। तो जब हिल्ड इसे इंजेक्ट करेगा तो वो चेक करेगा फ्रैगमेंट कंपोनेंट के अंदर, क्या मेरे पास कोई तरीका है यूज़र रेपोजिटरी को बनाने का? उसने कहा नहीं, तेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो उसके पेरेंट पे जाएगा। इसका पेरेंट कौन होगा? इसका पेरेंट होगा एक्टिविटी कंपोनेंट। तो एक्टिविटी कंपोनेंट के पास गया, क्या तेरे पास भैया कोई तरीका है यूज़र रेपोजिटरी को बनाने का? उसने कहा हाँ, मेरे पास तो तरीका है, क्योंकि आपने ये जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल किया एक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर, तो उसके पास तरीका था। तो इसके बेसिस पे वो इस पर इंजेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमारे ये कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो जब भी हम लोग कोई मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि उस मॉड्यूल को हमें कहाँ इंस्टॉल करना है। तो मुझे कंपोनेंट बताना होगा कि भैया इस कंपोनेंट के अंदर मेरा मॉड्यूल इंस्टॉल कर दो। तो अगर मेरी जो डिपेंडेंसीज़ हैं उस मॉड्यूल के अंदर वो अगर फ्रैगमेंट के अंदर यूज़ हो रही हैं तो उसको मैं इंस्टॉल करूँगा फ्रैगमेंट कंपोनेंट के अंदर। अगर वो डिपेंडेंसीज़ मेरी एप्लीकेशन लेवल पे यूज़ होने वाली हैं तो उसको मैं इंस्टॉल करूँगा सिंगलटन कंपोनेंट के अंदर। अब इनके बीच में एक हायरार्की भी है। तो अगर कोई डिपेंडेंसी उसे यहाँ पे नहीं मिलती है, मतलब इस फ्रैगमेंट कंपोनेंट के अंदर नहीं मिलती है, तो वो जाता है अपने पेरेंट के पास, क्या तेरे पास कोई तरीका है उन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का? अगर इसके पास तरीका होगा तो वो आपको ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। अगर इसके पास तरीका नहीं होगा तो वो अपने पेरेंट पे जाएगा, तो इससे पूछेगा क्या तेरे पास कोई तरीका है। तो इस तरीके से हायरार्की काम करती है। और एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल किया है तो उसके अंदर जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो इसके नीचे वाले कंपोनेंट्स पे ही अवेलेबल होंगी, इसके ऊपर वाले कंपोनेंट्स पे अवेलेबल नहीं होंगी। तो जिस भी लेवल पे आप होंगे, सपोज मैं इस एक्टिविटी वाले कंपोनेंट के लेवल पे हूँ, तो इसके ऊपर वाले जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनकी डिपेंडेंसीज़ मैं एक्सेस कर पाऊँगा, बट इसके नीचे की डिपेंडेंसीज़ मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरीके से हमारी हायरार्की काम करती है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता, नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आई टी में, आई टी